नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत फटाफट अंदाज में। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में भारी सुरक्षा तैनात की गई है। मुजफ्फरनगर में रह चुके अफसरों को भी बुलाया गया है। सहारनपुर, शामली और बागपत में विशेष आईपीएस तैनात किए गए हैं। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत में शामिल होने वाले किसानों की संख्या बता पाना मुश्किल है, लेकिन लोगों से मैं वादा करता हूं कि इस संख्या बहुत बड़ी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को महापंचायत जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं, अगर वे रोकेंगे तो हम तोड़कर जाएंगे। टिकैत ने बताया कि वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी नंबर शेयर किया गया है और इसके अलावा किसान कल से ही वहां पहुंचना शुरू होगा और ऐसे में उनके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। टिकैत ने कहा कि 12-14 स्क्रीन लगाई गई हैं ताकि जो लोग महापंचायत वाली जगह पर भीड़ के चलते ना पहुंच पाए वे भी सुन पाए। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मोगा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर कहा कि अब पंजाब के मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार मजबूरी में लाठीचार्ज करती है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से उसे मजबूरी में करना पड़ता है। जिन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं वो भी अपने लोग हैं। किसान आंदोलन को केवल कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अच्छी बात है कि किसान बातचीत करना चाहते हैं। यह अच्छा संकेत है। टकराव किसी के लिए अच्छा नहीं है। बातचीत से ही समस्या का समाधान हो सकता है। पूरा देश इसके पक्ष में है और बातचीत होनी चाहिए। तीन कृषि कानून को लेकर किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए। ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से टिकरी बॉर्डर को बंद किए हुए 9 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। रास्ता बंद होने की वजह से बहादुरगढ़ के व्यवसायियों को करीब 23,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस रास्ते को खुलवाने के लिए बहादुरगढ़ के व्यवसायियों ने अब मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया। इतना ही नहीं, व्यवसायी अगले सप्ताह इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर करने जा रहे हैं। भिवानी में बीजेपी जिलाध्यक्ष को हटाने की मांग अब तूल पकड़ती जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना अब दूसरे दिन भी लगातार जारी है। पुराने कार्यकर्ता भी अब शामिल होने लगे हैं। बहादुरगढ़ में बिजली नहीं मिलने पर टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसानों ने देर रात दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों ने करीब 2 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रखा। किसान करीब 5 घंटे के बिजली कट से परेशान होकर बिजली कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उन्हें किसी तरीके से आश्वासन नहीं मिला। अधिकारियों के फोन बंद थे और वहां भी कोई कर्मचारी उन्हें ये नहीं बता रहा था। नाराज आंदोलनकारी किसान बहादुरगढ़ बाईपास पर स्थित जाखोदा मोड़ और कसार मोड़ पर नेशनल हाईवे की सड़क पर ही बैठ गए और जाम लगा दिया। फरीदाबाद में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की चेयरपर्सन बबीता फोगाट ने चेक वितरण किया। इस राशि का प्रयोग महिलाएं अपने रोजगार स्थापित करने के लिए कर सकेंगी। आंदोलन करने वाले किसानों को लेकर बबीता फोगाट ने कहा कि वो कभी भी किसानों के खिलाफ नहीं है, ना ही उन्होंने अपने किसी बयान से किसानों की खिलाफत की है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में 14,000 के लगभग गेस्ट टीचर्स हैं जिन्हें निकालने के कोर्ट के आदेश थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने गेस्ट टीचर्स की नौकरी बचाई और अब उनके वेतन में 11% वृद्धि की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी उस वेतन रेगुलर टीचर से काफी कम था। अब इससे उनके परिवार का अच्छे से जीवन यापन हो सकेगा।
टोक्यो पैरालंपिक में मनीष नरवाल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SS1 फाइनल में मनीष ने 218.2 का स्कोर कर पहला स्थान हासिल किया। पैरालंपिक शूटिंग में गोल्ड मेडल विजेता मनीष नरवाल के परिवार में जश्न का माहौल है। मनीष नरवाल के पिता दिलबाग नरवाल के बेटे से गोल्ड मेडल जीतने के बाद फोन पर बात करके हौसला बढ़ाया। पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेता मनीष नरवाल के घर बधाई देने पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक राजेश नागर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोल्ड विजेता मनीष नरवाल को ट्वीट कर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने लिखा, युवा मनीष नरवाल ने पैरालंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर और तिरंगा फहराकर भारत को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीष नरवाल को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया, टोक्यो पैरालंपिक से गौरवपूर्ण प्रदर्शन जारी है। प्रतिभावान मनीष नरवाल का स्वर्ण पदक जीतना भारत खेलों के लिए एक विशेष क्षण है। टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाज सिंहराज सिंह अडाना ने सिल्वर मेडल जीता है। सिंहराज मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 में 216.7 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर पदक विजेता सिंहराज अडाना को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आप भविष्य में कई और जीत का आनंद लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिल्वर मेडल विजेता सिंहराज अडाना को बधाई दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भविष्य के प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट कर गोल्ड विजेता मनीष और सिल्वर विजेता सिंहराज को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि इस शानदार जीत पर देश को गर्व है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट करते गोल्ड विजेता मनीष और सिल्वर विजेता सिंहराज को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि हरियाणा के दो खिलाड़ियों ने एक साथ गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीतने वाले मनीष अग्रवाल को सरकार 6 करोड़ देगी और सिल्वर मेडल जीतने वाले सिंहराज को 4 करोड़ की इनामी राशि से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी भी देगी। पैरा बैडमिंटन प्लेयर सुहास एल यतिराज ने टोक्यो पैरालंपिक खेल में शानदार प्रदर्शन करते फाइनल में पहुंच चुके हैं। SL4 क्लास में नोएडा के जिलाधिकारी सुहास ने इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान को 31 मिनट में 21-9, 21-15 से हराया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। मेंस सिंगल्स के SL3 क्लास में जापानी खिलाड़ी फुजिहारा को 21-11, 21-16 से हराया। इस जीत के साथ ही फाइनल में जगह बनाने के लिए प्रमोद भगत पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और प्रथला से विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि गांव साहूपुरा खादर की बेटी शीतल भाटी ने बिना कोच के खेलों में हरियाणा में वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम के लिए विधानसभा में आवाज उठाएंगे और जो बेटी मेडल लेकर आई है उसके लिए कोच और बाकी सुविधाओं की व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी रहेगी। विधायक नैनपाल रावत ने गोल्ड मेडल लेकर आई शीतल भाटी को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। विधायक राजेश नागर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पैरालंपिक खिलाड़ी सुमित अंतिल का आज सम्मान समारोह होगा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला सम्मान समारोह में शामिल होंगे।
सीएम और डिप्टी सीएम दोपहर करीब 3 बजे पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री गांव में कई विकास परियोजनाओं की घोषणा भी करेंगे। पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सीएम और डिप्टी सीएम की सुरक्षा में 15 सुरक्षा लगाई गई है। खेवड़ा गांव के डीपीएस स्कूल में स्वागत समारोह होगा। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले। 340 कोरोना मरीजों की जान गई है। 36,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,342 नए केस सामने आए। एक दिन में 55 मरीजों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में अभी करीब 51,000 केस एक्टिव हैं। वहीं केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 188 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अभी 2 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 39 नए केस। एक दिन में 38 मरीज रिकवर। दिल्ली में अब भी 344 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 2 मरीजों की मौत। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 645। कुरुक्षेत्र में सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि सेवा के अधिकार के तहत अगर किसी अधिकारी ने बिना किसी कारण के किसी प्रार्थी का आवेदन रोका तो अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अहम पहलू यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एकमात्र विजन है कि सभी वर्गों को नोटिफाइड सेवाओं का लाभ देकर आम लोगों के जीवन को सुगम और सहज बनाया जा सके और इसलिए सरकार ने 1 सितंबर से ऑटो अपील सॉफ्टवेयर को शुरू किया है। आज से सॉफ्टवेयर से लोगों को निराश नहीं होने दिया जाएगा और जो भी अधिकारी निराश करेगा का प्रयास करेगा उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। इस दौरान जब ओपन हाउस में लोगों ने आरटीएस से संबंधित शिकायतें रखी तो 22 साल से ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलने पर बुजुर्ग रोने लगा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद का नामी निजी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज विवादों के घेरे में है। डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगे। शिकायतकर्ता ने दलबल के साथ थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के मुताबिक शाहबाद के एक निजी हॉस्पिटल में पीड़ित को सीटी स्कैन के दौरान दवाई पिलाई गई जिसके बाद उसका शरीर नीला पड़ गया और उसकी जान पर बनाई। इस दौरान आनन फानन में उसने किसी दूसरे अस्पताल में इलाज कराया जिससे उनकी जान बच सकी है। थाना प्रभारी ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है जिसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पानीपत के सैनी कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। बच्चों को पानी में डूबता देख कॉलोनी वासियों ने बच्चों को बाहर निकाला। इस दौरान एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। ज्यादातर स्कूल खुल चुके हैं। ऐसे में जिन पेरेंट्स को चिंता सता रही है कि कहीं उनका बच्चा संक्रमण की चपेट में ना आ जाए उनके लिए अच्छी खबर है कि स्कूल में बच्चे डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे। किसी भी बच्चे की तबीयत खराब हुई तो उनका तुरंत कोरोना टेस्ट किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 24 डॉक्टर्स की 12 टीम बनाई है जिनमें नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए गए हैं। नोडल अधिकारी स्कूल में औचक निरीक्षण के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य पर भी निगरानी रखेंगे। ये कदम कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए उठाया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अब सभी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है और ऐसे में सभी स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है या नहीं डॉक्टर ये भी देखेंगे। इसे सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम से जुड़े डॉक्टर्स को जिले के अलग अलग क्षेत्रों में नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है जिनके साथ स्वास्थ्य विभाग के बाकी कर्मचारी भी रहेंगे। सिरसा में पिछले काफी समय से बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए मकसद से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही। पुलिस के जवानों ने हाउसिंग बोर्ड में बने फ्लैट्स में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। थाना प्रभारी ने बताया कि कुछ लोगों ने अपने फ्लैट से किसी दूसरे लोगों को दे दिए हैं जिस पर कार्रवाई की जा रही है। फ्लैट्स में रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए गए हैं।
विभाग को मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कर व्यक्तियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद पकड़े गए लोगों को आगामी कार्रवाई के पुलिस के हवाले कर दिया है। मामले में एक महिला को डमी ग्राहक बनाकर लिंग जांच करने के लिए विभाग की तरफ से भेजा गया था और लिंग जांच करने वाले गिरोह ने महिला की जांच कर गर्भ में बेटा होने की बात कही, जिसके बाद कार्रवाई हुई। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में 11 आरोपियों पर पुलिस ने नाम घोषित किया है। 2 आरोपियों के लिए 2-2 लाख रुपए तो रोहतक के एक युवक समेत 9 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए के पुरस्कार का ऐलान। पूरा मामला सिपाही भर्ती पेपर लीक का है, जहां पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। वहीं मामले में पुलिस 32 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सोनीपत पुलिस ने पैसों के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। पैसा ना देने पर पुलिस ने ड्राइवर के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो कैमरे में कैद। फरीदाबाद की इंदिरा कॉलोनी में लंबे समय से सीवर जाम की समस्या से परेशान हो रहे लोगों के हंगामे के बाद नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत मौके पर ही समस्या का समाधान करवा दिया। निगम कर्मियों ने जेसीबी और टैंकर से सीवर के पानी को निकाला और मलबा डालकर समस्या का समाधान साथ के साथ ही कर डाला। घरौंदा में मौसम तेज मूसलाधार बरसात, सड़कों पर भरा पानी, बारिश के होने से मौसम में गिरावट। जज्जर जिला पुलिस के लिए चुनौती बने गांव आसोदा के डबल मर्डर और बादल के लोहट निवासी रोहित हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया। इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने दोनों ही हत्या में शामिल अभिषेक उर्फ काला नामक एक आरोपी को काबू कर लिया। अभिषेक ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर आसोदा गांव नरेश, संजय और अनिल पर उस समय ताबड़तोड़ फायरिंग की जब वो दुकान में बैठे हुए थे। पुरानी रंजिश के चलते किए गए से डबल मर्डर के सभी आरोपी वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद फरार हो गए थे और लोहाट हत्याकांड में पुलिस के हाथ कई सुराग नहीं लग पाए थे। गुरुग्राम में बाइक सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बदमाशों ने शीतला माता मंदिर के सामने दिन दहाड़ी गोली मारी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मृतक को फोन लेकर फरार हो गए। वहीं मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पलवल में ठेकेदारों और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते करीब 200 करोड़ रुपए की अमृत जल योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य अधर में लटके हुए हैं। निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर शहरवासियों का जीवन नर्क से भी बदतर हो गया। जगह जगह पर रास्तों को खोदकर उनमें सीवरेज लाइन डालकर छोड़ दिया गया, जिसके चलते वहां से वाहन तो क्या, लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। अंबाला और करनाल की स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए भ्रूण और लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ने में सफलता भी हासिल की। बल्लभगढ़ में एक गर्भवती महिला ने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे दिया। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही देखी जा सकती है, जहां महिला को डॉक्टरों ने एक बेड तक मुहैया नहीं कराया। वहीं जीवन और मृत्यु के खेल को लेकर जब डॉक्टर से बात करने की कोशिश की गई तो वो अपने कार्यालय से नदारद दिखाई दी। फतेहाबाद के मनी एक्सचेंज कार्यालय में हुई लूट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 3 दोस्तों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। तीनों का मनी एक्सचेंज कार्यालय में मनी ट्रांसफर के लिए आना जाना था और इसीलिए तीनों ने इस लूट की योजना को बनाया था। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को बहबलपुर से काबू कर लिया, जबकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। पकड़े गए आरोपी कमलदीप पर जान से मारने का प्रयास समेत 7 मामले दर्ज हैं। पलवल से फरीदाबाद, नई दिल्ली, गाजियाबाद तक का सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर रेलवे 18 महीने से बंद पड़ी मासिक सीजनल टिकट यानी कि MST की सुविधा फिर से शुरू करने जा रहा है। इस सेक्शन में चलने वाली 10 शटल ट्रेनों के करीब 15,000 से ज्यादा यात्रियों को सहूलियत होगी। अभी इन शटल ट्रेनों में यात्रियों से एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया वसूला जा रहा है, यानी कम से कम किराया 30 रुपए है। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। रेलवे का मानना है कि MST की सुविधा शुरू होने से विभाग को राजस्व का
फायदा होगा और दैनिक यात्री कम पैसों में सफर कर पाएंगे। एमएसटी बनाने के लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं और इसके लिए टिकट काउंटरों पर नोटिस भी चस्पा दिया है। एमएसटी की सुविधा सिर्फ शटल ट्रेनों में ही मान्य होगी, जबकि किराया पहले जैसा ही होगा। मेवात के किसानों के द्वारा हाल ही में रोपी गई प्याज की फसल बारिश के कारण जमीन से उखड़ गई, जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ। बारिश से कुछ फसलों को लाभ पहुंचा, वहीं बाजरा और ज्वार की फसल को सबसे अधिक फायदा हुआ। फरीदाबाद में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश से शहर का ड्रेनेज सिस्टम इस कदर फेल हो चुका है कि लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। ज्यादातर सड़कें पूरी तरह से झील में तब्दील हो गई हैं। शहर के लोगों ने जगह जगह पर बैनर लगाकर जनप्रतिनिधियों पर तंज कसा है। शहर के कई चौराहों पर बैनर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि धन्यवाद लोकप्रिय सांसद और विधायक, आपने स्मार्ट सिटी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए झीलों और गड्ढेदार सड़कों का निर्माण करवाया। बैनर पर लिखा गया कि अब सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क बन गई। रातों रात शहर में लगे बैनर चर्चा का विषय बने हुए। शहर की बदहाल दशा को बयां करते बैनर को लेकर नगर निगम के उच्चाधिकारियों के पास कोई भी जवाब नहीं। नगर परिषद ने सिरसा में हाउस टैक्स अदा नहीं करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 50 डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। सरकार ने भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 25% छूट की योजना शुरू कर रखी है। इस योजना का उद्देश्य नगर की परिषद की आय बढ़ाना है। लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं कि अगर वो अब भी टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। दूसरे चरण में और लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। नगर परिषद की ओर से सभी प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजे जाएंगे ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उनका कितने रुपए का टैक्स बकाया है। साथ ही टैक्स अदा करने वालों के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। चरखी दादरी में झोझू कलां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 135 पेटी अंग्रेजी शराब सहित पिकअप गाड़ी बरामद की है। भिवानी में अनाथ बच्चियों के साथ अन्याय का सनसनीखेज आया मामला सामने। न्याय की मांग को लेकर बच्चियां बाल आश्रम के गेट पर आकर चीख चीख कर रोने लगी। आश्रम में आई महिला से बच्चियों ने कहा कि आश्रम की वार्डन उन्हें प्रताड़ित करती हैं, उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देती हैं और नई नई लड़कियों से झूठ बुलवाकर केस दर्ज करवा देती हैं। 2 साल से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी शिकायत दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। बच्चियों का आरोप है कि जब सीजीएम आश्रम आते हैं तो आश्रम उनकी शिकायतों के पत्र पहले से ही निकाल लेती हैं और सीडब्ल्यूसी उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर देती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 8 सितंबर तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान के अनुसार प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 8 सितंबर तक मौसम खराब बने रहने के आसार हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन फिर टल गया है। अब नई सरकार का गठन 2 से 3 दिन के बाद होगा। सरकार में शामिल लोगों के नामों का खुलासा भी उसी वक्त होगा।